अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर इब्राहीम के साथ, जो कि डॉक्टर हैं और इंग्लैंड में काफ़ी अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये हमें अपने बारे में बताएंगे। और इनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक इंटरेस्टिंग केस रिसेंटली हुआ था जिसके बारे में हमें बताएंगे। तो डॉक्टर साहब, आप पहले अपने बारे में हमें बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में। आपने कहाँ से क्वालिफ़ाई किया और कितने साल से आप यूके में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कौन से हॉस्पिटल्स में आपने काम किया यूके में? जी, आपका बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन है वो पाकिस्तान से कंप्लीट की। अपनी सारी इब्तदाई तालीम पाकिस्तान से की। उसके बाद लगभग 3 से 4 साल पहले मैं यूके मूव हुआ, और तब से लेके आज तक मैं यूके में नेशनल हेल्थ सर्विसेज के साथ एज ए डॉक्टर काम कर रहा हूँ। इस अरसे में मैंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम किया। मैंने एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी में, रेस्पिरेटरी मेडिसिन में, ट्रॉमा एंड ऑर्थोपीडिक्स में, जनरल साइकाइट्री में, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में काम किया। मैंने शुरू किया था एप्सम एंड सेंट हेलियर्स हॉस्पिटल में साउथ लंदन में। उसके बाद मैंने ईस्ट ऑफ इंग्लैंड में प्रिंसेस अलेक्जेंड्रा हॉस्पिटल में काम किया। फिर मैंने एसेक्स पार्टनरशिप यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में काम किया, और आजकल मैं ईस्ट ऑफ इंग्लैंड में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहा हूँ। आपका कैसे एक्सपीरियंस हुआ यूके के हॉस्पिटल्स में काम करने का? जी, यूके में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बेसिकली हमारा, जब अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान से यूके के हॉस्पिटल्स को, तो ऑब्वियसली यहाँ डेवलपमेंट थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। ज़्यादा एक्यूरेटली हम गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। ज़्यादा अच्छी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के ऑप्शंस मौजूद हैं। ज़्यादा अच्छी ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन फिर इसके अलावा बहुत सी जगहों में कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। यहाँ पे भी काफ़ी इश्यूज़ हैं हमारे हेल्थ सेक्टर में। जिस तरह आपने सुना होगा, वेट टाइम्स बहुत ज़्यादा हैं, और जीपी अपॉइंटमेंट्स मिलने में पेशेंट्स को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। तो इश्यूज़ तो हर जगह होते हैं। तो सुपरविज़न की जो क्वालिटी है वो उसको कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? जी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं। तो जिस लेवल ऑफ सुपरविजन जो हमें अपने सुपरवाइज़र से मिलती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि एक प्रॉपर हमारे पास टेलर्ड प्लान होता है। और हमारे पास एनुअल, हमारे ना सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स के लिए बल्कि सीनियर डॉक्टर्स के लिए भी हमारे एनुअल अप्रेजल्स, और फिर हर साल हमारा हर 5 साल बाद रिवैलिडेशन, और सो ये काफ़ी एक रिगरस प्रोसेस होता है। और किसी भी डॉक्टर को अपनी प्रैक्टिस में बेसिकली अप टू डेट रहना पड़ता है अपनी गाइडलाइंस के साथ। उसको रेगुलरली इंगेज करना पड़ता है। जो न्यू रिसर्च होती है उसके साथ अपनी रिसर्च भी पब्लिश करनी पड़ती है। इस तरह एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है। डिफरेंट किस्म की सर्टिफिकेशंस को हर 2 से 3 साल बाद रिन्यू करना पड़ता है। और ये बेसिकली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके इमीडिएट सुपरवाइज़र की, कि वो वक्तन व वक्तन आपके साथ मीटिंग करके ये सारी चीज़ें रिव्यू करे। तो ओवरऑल जो सुपरविज़न है यूके में वो माशाल्लाह से काफ़ी अप टू द स्टैंडर्ड है। अच्छा, रिसेंटली आप जो हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, एक इंटरेस्टिंग वाक़े का आपने ज़िक्र किया, जिसमें एक दूसरे डॉक्टर साहब थे जो कि एक फ़्लाइट लेने वाले थे ग़ालिबन, और वहाँ से फिर वो रेफ़र हुए और आपके पास आए। तो वो क्या किस्सा था, ज़रा उसकी तफसील बताइए। जी, ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग केस था। आज से कुछ माह पहले की बात है, जब मैं एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी में काम कर रहा था। तो मेरी एक शिफ्ट के दौरान एक पेशेंट आए हमारे पास वाया एम्बुलेंस, चेस्ट पेन के साथ सीधे हॉस्पिटल से आए। हुआ कुछ इस तरह से कि वो एक फ़्लाइट लेने लगे थे सुबह के टाइम, और उस दौरान उन्हें कुछ चेस्ट पेन महसूस हुआ, और उन्होंने स्टाफ को इन्फॉर्म किया, और फिर उनके लिए एम्बुलेंस बुलाई गई और वो हॉस्पिटल आए चेकअप के लिए। बेसिकली वो ख़ुद भी डॉक्टर थे, उन्हें बेसिकली सिम्टम्स और चीज़ों का अंदाज़ा था। और जब वो हमारे पास आए तो उन्होंने हमें बताया कि उन्हें कुछ अरसे से
चेस्ट पेन्स ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं, बट मोर और लेस वो इन सिम्टम्स को सॉर्ट ऑफ इग्नोर करते रहे और ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेते रहे फॉर एसिड रिफ्लक्स। उनकी एज कितनी थी अप्रॉक्सिमेटली? जी उनका वो बिल्कुल सही सवाल, वो लगभग 40 से 45 साल की उनकी उम्र थी और उनका साउथ एशियन बैकग्राउंड था। काफ़ी यंग थे और काफ़ी हेल्दी फिट एंड एक्टिव इंडिविजुअल थे। तो बेसिकली वो इन सिम्टम्स को कुछ अरसे से इग्नोर करते रहे और समझते रहे कि या तो रिफ्लक्स है या बदहज़मी है या इंडाइजेशन है, और इसके लिए ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेते रहे। और जब वो हमारे पास आए तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी ECG हो, उनकी ट्रेसिंग हो हार्ट की, और कुछ ब्लड टेस्ट हों, और सब कुछ अगर क्लियर हो जाए तो वो जा सके और अपनी आगे की फ़्लाइट ले सकें। तो बेसिकली फिर हमने उनके रूटीन जो इन्वेस्टिगेशंस हम इमरजेंसी में करते हैं हमने वो की, हमने उनकी ECG की और उनकी ECG परफेक्टली नॉर्मल थी, उनके हार्ट रिदम में कोई प्रॉब्लम हमें नज़र नहीं आई, उनके जो हमने फर्स्ट लाइन ब्लड्स किए वो भी कम्प्लीटली नॉर्मल थे, एंड ही वाज वेरी कीन ऑन गोइंग होम। लेकिन फिर हमें कुछ ऐसा था जो जब हमने डिस्कशन की अपने सुपरवाइज़र से और जनरली उस केस के बारे में, तो जो हमें सही नहीं लगा, क्योंकि कुछ अरसे से उनको ये सिम्टम्स हो रहे थे और जो मेडिकेशंस ले रहे थे उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा मज़ीद इसमें डिटेल्स उनसे लें। तो हमने उनसे थोड़ी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की। एक तो उनके कुछ रिस्क फैक्टर्स थे, एक तो वो साउथ एशियन बैकग्राउंड था उनका, विच इज़ ऑब्वियसली अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट कंडीशंस। फिर उन्होंने बताया कि उनकी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट कंडीशंस भी, अनएक्सप्लेन्ड डेथ इन अर्ली 50s। तो इन सारी चीज़ों ने बेसिकली हमें प्रॉम्प्ट किया कि हम थोड़ा फर्दर इन्वेस्टिगेट करें। फिर हमने उनको कन्विंस किया कि हम कुछ टाइम आपको और मज़ीद हॉस्पिटल में रहते हैं, कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तो फिर इस असना में हमने उनके कार्डियक एंजाइम्स टेस्ट किए, हमने उनके मार्कर्स टेस्ट किए कि टू सी कि अगर उनको कोई हार्ट अटैक या कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। तो जैसे ही ये टेस्ट हुआ था अनएक्सपेक्टेडली उनके लेवल्स काफ़ी हाई आए। ये कितनी देर लगती है इन टेस्ट में तो हॉस्पिटल में? बेसिकली अगर आप स्ट्रेट अवे इस टेस्ट को परफॉर्म कर लो तो विदिन 1 to 2 hours मैक्सिमम आपको ये रिजल्ट्स आपके पास आ जाते हैं। तो ये इतना टाइम टेकिंग टेस्ट नहीं है। इसमें बात सिर्फ ये है कि आपको पता हो कि आपने कौन से टेस्ट करने हैं और कौन से पेशेंट के लिए वो ज़रूरी हैं। ठीक है। तो जब ये टेस्ट रिजल्ट्स हमारे पास आए 1 से 2 घंटे बाद, तो वो उनका लेवल्स काफ़ी, उनके कार्डियक मार्कर्स जो ट्रोपोनिन थे वो लेवल्स काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है, विच वाज बेसिकली एन इंडिकेशन इनको एक माइनर हार्ट अटैक हुआ है। और इसमें थोड़ा क्योंकि उनको ऑन एंड ऑफ चेस्ट पेन्स भी हो रहे थे, तो इससे रिस्क था कि उनको एक मज़ीद मेजर हार्ट अटैक हो सकता था। फिर हमने उन्हें इन्फॉर्म किया इस बात को, एंड ही वाज अ डॉक्टर बट ही वाज वेरी सरप्राइज्ड। और फिर हमने स्ट्रेट अवे उनको डायरेक्ट किया टुवर्ड्स हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल। वहाँ पे सब्सिक्वेंटली उनकी फिर फर्दर प्रोसीजर हुआ और कॉरोनरी उनकी इंटरवेंशन हुई। अच्छा। तो ये जब उनको आपने बताया तो वो इसको उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि कितनी सीरियस सिचुएशन थी? जी बिल्कुल उन्होंने रिकग्नाइज़ किया, और जिस तरह वो हमें बहरहाल बताते भी रहे कि वो समझते काफ़ी अरसे से उनको ये सिम्टम्स थे, और उन्होंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को भी पहले दिखाया था। ठीक है। और उनको यही लग रहा था कि ये उनके सिम्टम्स जो हैं रिलेटेड टू हिज इंडाइजेशन एंड डिस्पेप्सिया और उस तरह की चीज़ें थी, कि अक्सर औकात ये होता है कि हमारे जो सिम्टम्स होते हैं वो डिफरेंट डिजीज़ कंडीशंस में ओवरलैप करते हैं, और इस असना में उनको इग्नोर करना काफ़ी कॉमन है, क्योंकि वो एक यंग निस्बतन एक यंग इंसान थे, उनके कोई और पास मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं थी, क्वाइट फिज़िकली एक्टिव भी थे, उनकी डाइट भी अच्छी थी, तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनको ये हार्ट कंडीशन होगी। बट इसके लिए हम ज़रूरी होता है कि इन चीज़ों में हम एक अच्छी हिस्ट्री लें और एक्यूरेट डायग्नोसिस करें, एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशंस करें। हम पेशेंट की हिस्ट्री में से पता लगाएं कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाज़-औक़ात हमारा बैकग्राउंड, हमारी एथनिसिटी, हमारा फैमिली हिस्ट्री ये पॉइंट आउट करती हैं टुवर्ड्स पोटेंशियल डायग्नोसिस। सो एक्यूरेट डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसके बाद फिर एक्यूरेट डायग्नोसिस के बाद एक अच्छी जगह पेशेंट को डायरेक्ट करना जहाँ पे उसका प्रॉपर इलाज हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आप क्या कहेंगे कि कितनी देर की विंडो अवेलेबल होती है एक आदमी को बिटवीन कि इस तरह के सिम्टम्स हों और जहाँ के रिस्क हो ऑफ मेजर हार्ट अटैक? जी हमारी यूके में एक टर्म यूज़ होती है लैब टू बलून टाइम। बेसिकली अगर पेशेंट प्रेजेंट करे विद इन 12 hours ऑफ ऑनसेट ऑफ दीज सिम्टम्स, और विद इन बेसिकली 120 minutes
کہ ہمارے پاس ونڈو ہوتی ہے جس میں ہم ان کا انویسٹیگیشن، جس میں ہم ان کا یہ پروسیجر کر سکیں، تو ہمیں پیشنٹ کو ڈائریکٹ کرنا پڑتا ہے فار کارڈیک ریکیتھرائزیشن بیسکلی. تو یہ بڑی شارٹ سی ونڈو ہوتی ہے. اگر اس ونڈو میں اگر ہم پیشنٹ کو ایکوریٹلی مینیج کر لیں تو سروائیول کے جو چانسز ہوتے ہیں اور لانگ ٹرم جو موربڈٹی ہوتی ہے اس کو ریڈیوس کرنے کے چانسز کافی اچھے بڑھ جاتے ہیں. اگر آپ ایکوریٹلی اس کو پک اپ نہ کر سکو تو اس کے بعد آپ کے پاس بہت کم آپشنز رہتے ہیں. موسٹ لائکلی آپ کے پاس کنزرویٹو مینجمنٹ ہوتی ہے، صرف آپ ڈرگس کے تھرو ان پیشنٹس کو مینیج کرتے ہو، لیکن پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ لانگ ٹرم جو مورٹیلٹی ہے اس میں وہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے. جی اچھا، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کی ایڈوائس کا اور آپ کی انسائٹ کا. تو ہوپ فلی ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس سے کچھ ٹپس پک اپ کریں گے اور اپنی ہیلتھ کے لیے اور اپنی سیفٹی کے لیے ایسے سمٹمس کو اگنور نہیں کریں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.